everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर की, जो कि है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो इसके 1 to 7 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 to 17। तो आज हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस फिनिश कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Differentiate the following and give examples of each. Right? तो innate and acquired immunity, then active and passive immunity. तो हमें इनके बीच में differentiate करना है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले innate और acquired immunity की, तो innate immunity जो है that is non pathogen specific। मतलब ये जो immunity है ये किसी एक स्पेसिफिक पैथोजन के लिए नहीं है, ठीक है। ये हमारी बॉडी में एक नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, राइट। वहीं पर अगर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो ये पैथोजन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है। मतलब कि किसी एक पैथोजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी है दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है जब हम पैदा होते हैं, तभी से बाय बर्थ होती है, ठीक है। और ये इनहेरिटेड होती है, मतलब हमारे पेरेंट्स में भी होती है और उन्हीं से ये इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर आती है। वहीं पर अगर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो ये ऐसी इम्यूनिटी है जो हम अपने लाइफ टाइम में कहीं से एक्वायर करते हैं। लाइफ टाइम में हमें ये इम्यूनिटी मिलती है, ठीक है। मतलब अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग पैथोजेंस का एक्सपोजर होता है, हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है और इसी तरह ये जो इम्यूनिटी है ये हमारी बॉडी में डेवलप हो जाती है। दैट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, राइट। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। देन अगर हम इनेट इम्यूनिटी की बात करें, जैसे कि हमने बात की कि ये कोई पैथोजन स्पेसिफिक नहीं है, किसी एक पैथोजन के अगेंस्ट नहीं है, राइट। सो इट इज देयर इज नो स्पेसिफिक मेमोरी ऑल्सो, ठीक है। इसकी कोई स्पेसिफिक मेमोरी नहीं है कि अच्छा अब ये इम्यूनिटी है, अब इसको याद रहेगा कि अच्छा ये पैथोजन फिर से आ गया, अब हमने इसको मारना है, हमारे पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो उसमें एक इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी होती है। मतलब होता क्या है कि अगर एक बार हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आया, ठीक है, कोई बाहर से एंटीजन आया, अब हमारी बॉडी क्या करती है कि पहले तो रिएक्शन फर्स्ट टाइम में एक्सपोजर में यूजुअली रिएक्शन होता है हमारी बॉडी में, जैसे हीट प्रोड्यूस होती है तो फीवर आ जाता है और बहुत तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि बॉडी क्या करती है, उस पैथोजन के अगेंस्ट क्या बनाने लग जाती है, एंटीबॉडीज, ताकि वो अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर सके उस पैथोजन से। अब एक बार हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज बना दी, वो पैथोजन मर गया। अब इन फ्यूचर भी हो सकता है कि वो सेम पैथोजन हमारी बॉडी में आए, हमारी बॉडी उस पैथोजन को इनकाउंटर करे। लेकिन अब हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना दैट इज़ वेरी इंटेलिजेंट, उसने एक बार अब वो सेव करके रख लिया है अपनी मेमोरी में कि ये पैथोजन पहले भी आया था और इसके अगेंस्ट मेरे पास एंटीबॉडीज़ है, तो फटाफट एंटीबॉडीज़ बनाता है और उस पैथोजन को वहीं मार देता है और हमें पता भी नहीं चलता है कि कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ था, ओके। उसके बाद है इट ऑपरेट्स बाय प्रोवाइडिंग बैरियर्स अगेंस्ट एंट्री ऑफ पैथोजेनिक एजेंट्स। तो अगर हम इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो ये कुछ बैरियर्स प्रोवाइड करती है। कैसी होती है इनेट इम्यूनिटी? इसके एग्जांपल्स भी हो जाएंगे यही कि जैसे स्किन है, स्किन एक बैरियर है, ठीक है। कोई भी पैथोजन अगर स्किन के ऊपर है तो स्किन उसको अंदर नहीं जाने देती है, ठीक है। सो दिस इज अ बैरियर, दिस इज इनेट इम्यूनिटी। वहीं पर अगर हम बात करें सलाइवा की, बात करें टीयर्स की, तो इन सब का जो पीएच होता है ना वो हमारे बॉडी में पैथोजन्स को एंटर नहीं होने देता है। जैसे ही वो पैथोजन एनकाउंटर होता है वहीं पर के वहीं उस पैथोजन को मार दिया जाता है, ठीक है, सिंपल। वैसे ही कुछ सेल्स भी होते हैं जो अगेन बैरियर्स एक्ट करते हैं हमारी बॉडी में। जैसे ब्लड के कुछ सेल्स होते हैं जो जैसे ही उनको कोई
पैथोजन मिलता है तो वो उस पैथोजन को वहीं के वहीं मार देते हैं और हमें पता भी नहीं चल पाता है। ओके, सो दीज आर सर्टेन बैरियर्स विच आर प्रेजेंट इन इनेट इम्यूनिटी। वहीं पर अगर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि इट प्रोड्यूसेस प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज, मतलब इसमें कुछ प्राइमरी रिस्पॉन्स आएगा पहले तो इम्यूनिटी में, फिर मतलब कि फीवर हुआ, फिर कुछ एक सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। इसमें कोई बैरियर्स नहीं होते हैं, हमारी बॉडी उसमें रिएक्ट करती है। जैसे ही एक पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है और रिस्पॉन्स क्रिएट करती है उस पैथोजन के अगेंस्ट, जैसे कि मैंने बोला फीवर, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी एक्चुअली ये दोनों टाइप्स हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, मतलब जो हम अपनी लाइफ टाइम में जो इम्यूनिटी हम गेन कर रहे हैं उसके एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले है एक्टिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? ये वो इम्यूनिटी होती है जिसमें हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट, ठीक है। सो बॉडी प्रोड्यूसेस इट्स ओन एंटीबॉडीज अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। वहीं पर अगर हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो रेडीमेड एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो रेडीमेड एंटीबॉडीज हम ट्रांसफर कर देते हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर और उससे इंडिविजुअल क्या करता है, उससे मतलब एंटीबॉडीज होती है, उसी से वो फाइट करता है उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट, उस पैथोजन के अगेंस्ट, ठीक है। एक में क्या हो रहा है कि बॉडी खुद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे, एक पैथोजन आया, हमारी बॉडी ने एनकाउंटर किया, हमारे इम्यून सिस्टम ने उसके अगेंस्ट रिएक्शन किया और एंटीबॉडीज बना दी, ठीक है। वहीं पर पैसिव इम्यूनिटी में क्या हुआ कि एक पैथोजन आया, हमें पता चला हमारी बॉडी रिकवर नहीं कर पा रही है, हमने बाहर से एंटीबॉडीज दी ताकि हमारी बॉडी उस डिजीज से लड़ सके। सिंपल एंड क्लियर। उसके बाद एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है कि इसका जो इफेक्ट होता है ना वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अब हमारे इम्यून सिस्टम की मेमोरी में आ चुका है, ठीक है। एंटीबॉडीज बनाई हमारे इम्यून सिस्टम ने अगेंस्ट दैट पैथोजन, अब वो हमारी इम्यून सिस्टम के मेमोरी में है, तो इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। वहीं पर अगर हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो इसका इफेक्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, ओके, शॉर्ट टर्म है ये। फिर अगर हम एक्टिव इम्यूनिटी देखें तो ये स्लोली काम करती है। अब पैथोजन आया, अभी हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, अब एंटीबॉडीज बनी, अब फाइनली वो मतलब जो पैथोजन था वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो गया, तो इट टेक्स टाइम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, सो इट इज स्लो। वहीं पर पैसिव इम्यूनिटी जो होती है वो फास्ट होती है और वो एकदम से इमीडिएट रिजल्ट्स देती है। जैसे कई बार क्या होता है, पेशेंट्स बहुत सीरियस होते हैं, उनकी बॉडी उस इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाती है, तो क्या होता है कि फटाफट उनको इंजेक्शन दिया जाता है, बाहर से एंटीबॉडीज दी जाती हैं और इमीडिएटली उनको फर्क पड़ जाता है, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स इमीडिएट रिलीफ, राइट। अब हम बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी की। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, इसका एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल ये है कि जैसे एंटीबॉडीज ट्रांसफर होती है फ्रॉम मदर्स मिल्क टू इन्फेंट्स, सो दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। वहीं पर पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो इंजेक्टिंग माइक्रोब्स थ्रू वैक्सीनेशन इनसाइड द बॉडी, सो दैट इज पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। दोनों ही लाइफ टाइम में ही, बच्चा पैदा हुआ देन द बेबी स्टार्टेड सकिंग मिल्क फ्रॉम मदर, है ना, तो उस टाइम पर उसको वो एंटीबॉडीज आई, उस टाइम इम्यूनिटी उसको मिली। वहीं पर पैसिव में क्या हो रहा है कि हम सीधा बाहर से एक इंजेक्शन दे रहे हैं जिसमें एंटीबॉडीज हैं और वो वैक्सीनेशन हो रही है और उसी से हमारी इम्यूनिटी बन रही है, राइट। सो दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। तो एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का हमें एक डायग्राम बनाना है। सबसे पहली बात है कि एंटीबॉडीज होते क्या हैं। एंटीबॉडीज हम कब से पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर में, राइट। तो इनको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ठीक है। तो ये साथ में ही है, ये कोई अलग नहीं है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईजी बोलते हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि ये जो आईजी होती है ना, ये फर्दर 5 टाइप्स की होती है, आईजीए, आईजीजी, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई, ठीक है। 5 टाइप्स की होती हैं जिसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, बट ऐसे ही जस्ट टू नो, है ना।
तो अब ये जो एंटीबॉडीज होती है, तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो ये कुछ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है ना। इसमें 2 लंबी चेन्स दिखाई दे रही हैं और 2 छोटी छोटी चेन्स दिखाई दे रही हैं। तो ये जो लंबी चेन्स है इनको हम बोलते हैं हैवी चेन्स, और ये जो छोटी वाली चेन्स है इनको हम बोलते हैं लाइट चेन्स। अब ये जो लाइट चेन और हैवी चेन है, इसमें जो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये होते हैं वेरिएबल चेन्स, ठीक है, वेरिएबल रीजन्स, सॉरी नॉट चेन्स, वेरिएबल रीजन्स। वहीं पर अगर हम इनकी बात करें, ये जो नीचे की तरफ है, ये होते हैं कांस्टेंट रीजन्स, ठीक है, इस चेन का कांस्टेंट रीजन। अब अगर आप देख रहे होंगे कि बीच बीच में ये कनेक्टेड हैं कहीं कहीं, ठीक है, तो कनेक्ट तो होना पड़ेगा ना, तभी एक दूसरे के साथ ये सारी चेन्स जुड़ी रहेंगी। तो इनको जोड़ने में इनकी हेल्प करते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये कौन से बॉन्ड्स हैं? दीज आर डाई सल्फाइड बॉन्ड्स, ठीक है। अब एक और चीज हमें यहाँ पर लेबल दिख रही है, दैट इज एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो ये जो रीजन्स हैं यहाँ पर आके कौन बाइंड करता है? एंटीजन्स, इसीलिए इनको बोला जाता है एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, और इनको लिखा जाता है FAB, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, ठीक है। क्या है ये? फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, तो वो फ्रेगमेंट जहां पर एंटीजन बाइंड करता है, और इस वाले रीजन को बोला जाता है FC, फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेशन, जो बेसिकली इफेक्टर सेल के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। तो आई होप आपको इसका स्ट्रक्चर समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द वेरियस रूट्स बाय विच ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस टेक्स प्लेस। तो हमें उन रूट्स के बारे में बताना है जहां से ट्रांसमिशन होता है HIV वायरस का, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का जिन रूट्स से ट्रांसमिशन हो सकता है। तो सबसे पहले एड्स क्या है? एड्स होता है ड्यू टू दिस वायरस HIV, दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। इसके अलग अलग मोड्स हैं। सबसे पहला है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अ डिजीज्ड पर्सन। अगर कोई इंसान है जिसको एड्स है, ठीक है, अगर उसके साथ कोई दूसरा इंसान, एक हेल्दी इंसान अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसको ये डिजीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें सेकंड की, सो देयर इज ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम डिजीज्ड टू हेल्दी पर्सन। मतलब अब ये अगर मान लो कि एक इंसान से दूसरे इंसान को ब्लड चढ़ाया जा रहा है विदाउट मतलब गोइंग थ्रू द HIV टेस्ट, तो हो सकता है कि वो एक इन्फेक्टेड इंसान हो और उससे दूसरे इंसान को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है। तो जो दूसरा इंसान है जो हेल्दी था, मतलब जिसको ये वाली प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो भी HIV के कांटेक्ट में आ जाएगा और उसको भी एड्स हो सकता है, राइट। उसके बाद शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, मतलब कि अगर किसी भी इंसान ने एक नीडल यूज़ की है और वो किसी तरह किसी और इंसान ने भी यूज़ कर ली और जो पहला वाला इंसान था उसको ये HIV वायरस था, ठीक है, उसकी बॉडी में, तो वो यहाँ से उस इन्फेक्टेड नीडल से वो ट्रांसफ़र हो सकता है उस हेल्दी इंसान में, राइट। बहुत ही सिंपल। देन इन्फेक्टेड मदर टू द चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटल कॉन्टैक्ट्स। अब क्या होता है कि जब बेबी मदर की वूम में होता है, यूट्रस में होता है, तो वो एक दूसरे से मदर और बेबी कनेक्टेड होते हैं थ्रू दैट विच इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। तो अब इस प्लेसेंटा के थ्रू ही सारा उनका जो भी है मतलब खाना जाना, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, देन यू कैन से वेस्ट वापस आना, ये सब कुछ होता है थ्रू दिस प्लेसेंटा, राइट। तो अब इस प्लेसेंटा के थ्रू ही ये मतलब जो कंटैमिनेशन है, जो इन्फेक्शन है, वो बेबी में भी जा सकता है, राइट। तो बहुत ही सिंपल से 4 चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। कभी भी इन्फेक्टेड नीडल नहीं यूज़ करनी है। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहीं हो रहा है तो मेक श्योर कि वहाँ पर HIV टेस्ट हुआ हो तभी वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो। और तीसरी चीज़, कभी भी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो इंसान है, दूसरा इंसान है, उसको उसमें HIV वायरस हो और वो अब एक हेल्दी पर्सन में चला जाए, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। व्हाट इज द मैकेनिज्म बाय विच एड्स वायरस कॉजेज डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। जिस इंसान के अंदर HIV वायरस एंटर हो जाता है उसकी इम्यून सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है ये HIV वायरस। तो हमें पता है कि एड्स का जो वायरस होता है दैट इज HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स या ब्लड कॉन्टैक्ट से फैलता है। तो इसमें क्या होता है कि एक HIV वायरस होता है वो अटैक करता है एक ह्यूमन बॉडी पे, बेसिकली वो एंटर करता है एक ह्यूमन बॉडी में और उसके सेल्स को अटैक करता है। वो सीधे से जाता है मैक्रोफाजिस के पास और मैक्रोफाजिस को अटैक करता है। मैक्रोफाजिस में एंटर होता है तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल जो कि है RNA उसके अंदर डाल देता है मैक्रोफाज में, और RNA जो है वो कन्वर्ट हो जाता है DNA विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो बहुत सारे वायरल DNA बन जाते हैं, मतलब सेल को लगता है कि ये तो मेरा अपना ही जेनेटिक मटेरियल है, वो उसको रेप्लिकेट करता है और बहुत सारे वायरल DNA बना देता है। अब ये जो वायरल DNA होता है ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है होस्ट में और ये डायरेक्ट करता है वायरस पार्टिकल्स की सिंथेसिस को, मतलब बहुत सारे वायरस प्रोजेनी बन जाते हैं। वायरस प्रोजेनी जब बन जाते हैं तो अब क्या होता है, इसी टाइम पर जो HIV का वायरस होता है ना वो T हेल्पर सेल्स में भी, इसको हम कुछ ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, ये एंटर हो जाता है T हेल्पर सेल्स में जहाँ पर ये रेप्लिकेट करता है और प्रोड्यूस करता है वायरल प्रोजेनी, ठीक है, बहुत सारे वायरस के प्रोजेनी बन जाते हैं। अब ये जो वायरस प्रोजेनी होते हैं ये होस्ट सेल्स को अटैक करते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं और होस्ट सेल्स को अटैक करते हैं, जिससे कि जो हेल्दी T लिम्फोसाइट्स हैं बॉडी में उनका नंबर कम होता जाता है और उनका नंबर कम होने से जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, इंसान की इम्यूनिटी वीक हो जाती है और फाइनली वो जो एक हेल्दी इंडिविजुअल था वो डिजीज्ड बन जाता है, क्योंकि उसकी अपनी बॉडी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट ही नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है उस वायरस पार्टिकल के एंटर होने की वजह से, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। मैंने बिल्कुल पॉइंट्स में लिखा था ताकि आपको एकदम से समझ आ जाए, ठीक है। तो इसके साथ आपको एक चीज़ इस क्वेश्चन के साथ ज़रूर रिवाइज करनी है, वो है लाइफ साइकिल ऑफ अ रिट्रोवायरस, जो कि आपने पढ़ा है अपनी बुक्स में, एक डायग्राम है ना, बस वो आपको एक बार रिवाइज करना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। हाउ इज अ कैंसरस सेल डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल सेल। तो अगर हम एक कैंसरस सेल और एक नॉर्मल सेल को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो अगर हम एक नॉर्मल सेल की बात कर रहे हैं तो उसमें जो रेट ऑफ डिवीजन होता है, मतलब अगर एक सेल जिस पेस पे डिवाइड कर रहा है, मान लो ये 30 मिनट्स ले रहा है एक सेल को डिवाइड करने के लिए, तो ये उसी पेस पे डिवाइड करेगा। लेकिन एक कैंसरस सेल जो होता है उसकी जो रेट ऑफ डिवीजन है ना वो बहुत फास्टर होती है, बहुत जल्दी जल्दी ये सेल डिवाइड करता है। और नॉर्मल सेल्स के केस में कोई क्लस्टर नहीं बनता है सेल्स का, जिसे हम ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कैंसरस सेल्स में एक मास बन जाता है सेल्स का, जिसे हम बोलते हैं ट्यूमर, ठीक है। उसके बाद जो नॉर्मल सेल होता है उसमें वो एक ही जगह पे रहता है, मतलब जहाँ का वो सेल है वो अपनी ही लोकेशन में रहेगा, वो लोकेशन अपनी शिफ्ट नहीं करेगा। लेकिन एक कैंसरस सेल जो होता है वो नेबरिंग टिश्यूज में भी मूव कर जाता है और उस टिश्यू की फंक्शनिंग को भी खराब करता है, राइट। सो यही दो मेन डिफरेंसेस हैं बिटवीन अ नॉर्मल सेल एंड अ कैंसरस सेल। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस क्या होता है। मेटास्टेसिस हमें मेलिग्नेंट ट्यूमर्स के केस में देखने को मिलता है। तो ट्यूमर्स जो होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, बेनाइन ट्यूमर्स एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर्स, ठीक है। ये बेनाइन ट्यूमर्स एंड सेकंड इज मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। तो बेनाइन ट्यूमर्स वो होते हैं कि जहाँ पर सेल्स की ग्रोथ होगी एक ही जगह पर होती रहेगी, ठीक है, वो इधर उधर फैलते नहीं हैं, एक जगह से दूसरी जगह को नहीं जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें मेलिग्नेंट ट्यूमर्स की, तो ये वो ट्यूमर्स होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं वाया ब्लड स्ट्रीम। ओके, तो इसमें ये बेसिकली एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो कैंसरस सेल्स हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि सेल जो होता है वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड करता है, बहुत फास्टर डिवाइड करता है, जिससे कि ट्यूमर बनता है। ये ट्यूमर जो है वो धीरे धीरे शेड ऑफ होता है और इस ट्यूमर के जो सेल्स होते हैं वो ब्लड में चले जाते हैं। ब्लड में जाने के बाद ये ब्लड के थ्रू
डिफरेंट रीजन्स में चले जाते हैं ब्लड के, ठीक है, और वहाँ पर जाके नए ट्यूमर्स बनाते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो मेटास्टेसिस है, इसका मतलब है कि जो कैंसर का स्प्रेड है, जो कैंसरस सेल्स का स्प्रेड है, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में जा रहा है, ठीक है। सो इट इज अ पैथोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग कैंसरस सेल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सो दैट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लिस्ट द हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज्ड बाय अल्कोहल और ड्रग अब्यूज, ठीक है। तो अल्कोहल और ड्रग अब्यूज के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो अल्कोहल, अगर कोई भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में अल्कोहल ले रहा है दैट इज फाइन, लेकिन अगर यही अल्कोहल की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा कोई इंसान, कोई इंडिविजुअल अल्कोहल कंज्यूम करने लग जाए, बहुत शराब पीने लग जाए, तो उसके बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उसकी अपनी बॉडी पे। कैसे? उससे लिवर डैमेज हो सकता है और उससे नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो सकता है उस इंडिविजुअल का, ठीक है। उसके बाद उस इंसान को डिप्रेशन, फटीग, एग्रेशन, लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारे के सारे इश्यूज आ सकते हैं। वहीं पर हार्ट फेलियर, मतलब एक्सट्रीम केसेस में देखा गया है कि हार्ट फेलियर और जिससे कि इट समटाइम्स इट रिजल्ट्स एन इंडिविजुअल टू लैंड इनटू अनदर सिचुएशन दैट इज कॉल्ड कोमा, ठीक है, कोमा में जा सकता है। और इवन एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन से एक इंसान की डेथ भी हो सकती है। अब इससे सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि एक इंडिविजुअल जो ले रहा है उसी को प्रॉब्लम्स है, इससे प्रॉब्लम होती है फैमिली को भी, क्योंकि फैमिली में भी डोमेस्टिक वायलेंस का क्वारल्स, फ्रस्ट्रेशंस, ये सारी चीज़ें आती हैं, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये सोसाइटी को भी अफेक्ट करता है और ये हमारे सोशल नेटवर्क को भी खराब कर देता है। एक एडिक्टेड पर्सन होगा, उससे सब लोग दूर रहना चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे इससे बात करें, मेरी फैमिली का कोई मेंबर इससे बात करे, क्या पता वो भी इन चीज़ों में पड़ जाए। तो इससे उसका एक सोशल नेटवर्क खराब होता है। और ऐसे ही अगर मान लो कोई एक जगह है जहाँ पर सब लोग रोज शाम को वॉक करने आता है, वहीं पर एक ऐसा इंसान आए जहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा कंज्यूम, मतलब बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन की हो, बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले लिया हो, तो वो अपने सेंसेस में नहीं होगा, वो वहाँ के एटमॉस्फेयर को खराब करेगा, वहाँ पर उससे कोई बात नहीं करना चाहेगा, कोई घूमना नहीं चाहेगा, राइट। सो दीज आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल, नॉट ओनली ऑन दैट इंडिविजुअल बट इट ऑल्सो अफेक्ट्स फैमिली एंड सोसाइटी। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बी पार्ट की, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एब्यूज। तो अगर हम वर्ड ड्रग की बात करें तो ड्रग वर्ड सिर्फ एज अ ड्रग नहीं यूज़ होता है, ठीक है, जिसको हम एक नेगेटिव सेंस में लेते हैं। यूजुअली हम इसको यूज़ करते हैं फॉर मेडिसिन ऑल्सो, लेकिन सिर्फ तब तक जब ये एक लिमिटेड अमाउंट में लिया जाए एज पर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। बट कई बार ऐसा होता है कि लोग इसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लेना शुरू कर देते हैं, जिसे हम बोल देते हैं ड्रग एब्यूज, मतलब ओवरडोज ऑफ ड्रग्स, ठीक है। तो इसमें एक इंडिविजुअल एडिक्ट हो जाता है इस ड्रग के लिए और वो उसको छोड़ नहीं पाता। अगर उसे वो ड्रग ना मिले तो उसे लगता है कि वो लाइफ, मतलब वो जी ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसमें ना कि सिर्फ उस इंडिविजुअल को प्रॉब्लम हो रही है बट उसके फैमिली मेम्बर्स को प्लस उसकी सोसाइटी को भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात है कि उस इंडिविजुअल को क्या है, तो इट इम्पेयर्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल। उसके बाद उसके बहुत सारे ऑर्गन्स की माल फंक्शनिंग हो जाती है, ढंग से काम नहीं करते हैं, जैसे कि लिवर है, किडनीज हैं। और अब क्योंकि इंडिविजुअल इतने एडिक्टेड होते हैं ड्रग्स के लिए कि वो सेम सिरिंजेस यूज़ करते रहते हैं, और जिससे HIV का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इन्फेक्टेड सिरिंज हो सकता है कि जो दूसरा इंडिविजुअल हो वो HIV वायरस उसके अंदर हो, तो वो भी इन्फेक्टेड नीडल से दूसरे इंसान में आ जाए तो उसे भी HIV हो जाए, ठीक है। उसके बाद इससे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और डिप्रेशन भी हो जाता है इंडिविजुअल्स में, और इससे वो अपने लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कराए, अपनी फैमिली के लिए भी, क्योंकि एक इंसान जो स्टेबल नहीं है उसकी फैमिली भी स्टेबल नहीं हो पाएगी, और जिस सोसाइटी में वो रहेगा वहाँ भी कोई ना कोई न्यूसेंस क्रिएट होती रहेगी, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। डू यू थिंक दैट
Friends can influence one to take alcohol or drugs. If yes, how may one protect himself or herself from such an influence? तो क्या आपको लगता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, क्या वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ड्रग्स लेने के लिए या अल्कोहल कंजम्पशन के लिए? तो ऑब्वियसली कर सकते हैं वो आपको इन्फ्लुएंस। तो अब हम कैसे उन चीज़ों से बचे रहें, कैसे हम खुद को ड्रग्स से और अल्कोहल से बचा कर रखें? तो उसमें बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, जैसे कि हमारी विल पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमें ड्रग्स या हमें अल्कोहल नहीं लेना है तो हमें नहीं लेना है। वी हैव टू स्टे स्ट्रांग, आवर विल पावर शुड बी स्ट्रांग, ठीक है। देन वन शुड अवॉइड द कंपनी ऑफ सच फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि आपके सर्कल में कोई ऐसा है जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो आपको एक तो ये किसी बड़े को बता देना चाहिए ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, और आपको पर्सनली उस चीज़ से थोड़ा, उस दोस्त से थोड़ा दूर रहना चाहिए, ठीक है। बिकॉज यू आर नॉट मेच्योर इनफ टू हैंडल दो सिचुएशंस, बट आप किसी एल्डर को, टीचर को, पेरेंट को, किसी को बता सकते हो ताकि आपके उस फ्रेंड को भी उस सिचुएशन से बाहर निकाला जा सके। देन वन शुड सीक द हेल्प ऑफ पेरेंट्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, बार बार बोल रहा है, आप नहीं करना चाहते हो, या कुछ गलती से कभी आपने अल्कोहल कंज्यूम कर लिया या ड्रग कंज्यूम कर लिया एंड यू डोंट फील गुड, जस्ट सिंपल एज दैट, गो टू योर पेरेंट्स, उनसे बात करो, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, ठीक है। उसके बाद वन शुड टेक प्रॉपर नॉलेज एंड काउंसलिंग अबाउट द ड्रग यूज। तो ये जो टॉपिक है ड्रग एब्यूज का, क्यों है ये हमारी बुक्स में, ठीक है। अल्कोहल भी एब्यूज है, मतलब एक तरह से अल्कोहल की कंजम्पशन, ओवर कंजम्पशन, एक्सेसिव कंजम्पशन, ये क्यों है हमारी बुक में? वो इसीलिए है ताकि आपको अवेयर किया जाए, आपकी नॉलेज बढ़े इन सब से कि क्या होता है ड्रग एब्यूज से, क्या होता है एक्सेसिव अल्कोहल लेने से, या इन सब चीज़ों में इस स्टेज पे आके इन्वॉल्व होने से, या इन फ्यूचर अगर कोई आपको ऐसा मिलता है या आप इन चीज़ों की तरफ जाते हो तो क्या होगा। तो वन शुड बी अवेयर, वन शुड हैव प्रॉपर नॉलेज, ठीक है। देन वन शुड सीक इमीडिएट प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। अगर आपको लगता है कि गलती से ऐसी कोई चीज़ हो गई है और अब आपको लग रहा है कि आप उस चीज़ के लिए एडिक्टेड हो गए हो, लेकिन आप अभी भी सेंसेस में हो, आपको समझ आ रहा है कि क्या गलत हो रहा है, तो ऑब्वियसली वन शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ एनीवन। किसी से नहीं डरना है, सीधे से जाना है और अपने पेरेंट्स को बताना है, प्रोफेशनल हेल्प लेनी है और डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सो यू शुड बी वेल अवेयर अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एब्यूज एंड एल्कोहल एब्यूज, ओके। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। वाई इज दैट वंस अ पर्सन स्टार्ट्स टेकिंग एल्कोहल और ड्रग्स इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ दिस हैबिट, डिस्कस इट विद योर टीचर। तो अगर कोई इंसान ड्रग लेने लग जाता है, एल्कोहल लेने लग जाता है, तो उसको दूर रहना, मतलब उससे छुटकारा पाना उसके लिए डिफ़िकल्ट क्यों हो जाता है? तो उसका है कि जो ड्रग और अल्कोहल एब्यूज़ है, जो इनकी कंजम्पशन है, वो एक इनहेरेंट एडिक्टिव नेचर होती है, ठीक है। अगर कोई इंसान है वो एक लंबे टाइम तक अल्कोहल लेता रहे, ड्रग्स लेता रहे, तो उसके लिए जो एक नॉर्मल स्टेट है उसकी, वो उसी में होगी, ठीक है। वो एक नशा रहेगा और उसी नशे में उसको लगेगा कि आई एम नॉर्मल, ठीक है। अब जैसे ही वो उसका असर ख़त्म होना शुरू होगा तो उस इंसान को लगेगा कि देयर इज़ समथिंग नॉट वेल विद हिम, है ना। तो उसको उस चीज़ में उसको लगेगा कि दिस इज़ नॉट माई नॉर्मल स्टेट। तो जब वो उस स्टेज में आएगा तो उसके वो विड्रॉल सिम्टम्स दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या होता है कि जो ड्रग्स होते हैं, अल्कोहल होता है, ये नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है। ये नर्वस सिस्टम पे जब एक्ट करता है तो इनिशियली तो ये इसी पे एक्ट करेगा, तो वो हमारे लिए एक नॉर्मल स्टेट हो जाएगी कि ठीक है, ड्रग लिया या अल्कोहल लिया तो हम जो भी इंडिविजुअल होगा उसकी बॉडी पे वो एक नॉर्मल स्टेट वाले कि मैं नॉर्मल हूँ, उस इंसान को ऐसा लगेगा और वो उसके लिए एक नॉर्मल स्टेट होती जाएगी, है ना। अब धीरे धीरे जब ये चीज़ बढ़ती जाएगी, ये जो यूज़ है ये बढ़ता जाएगा अल्कोहल और ड्रग का, तो वो उसकी बॉडी के और ऑर्गन्स पे भी इफ़ेक्ट करेगा, और जैसे ही उससे ये दोनों चीज़ें छीन ली जाएंगी, उसको नॉर्मल स्टेट में रहने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी, जो कि एक्चुअल नॉर्मल स्टेट है,
ठीक है। सो रिपीटेड इनटेक ऑफ ड्रग इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ बॉडीज रिसेप्टर्स लीडिंग टू मोर ड्रग कंजम्पशन। तो उससे हमारी बॉडी के जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो एल्कोहल और ड्रग को कंज्यूम करने के लिए जो इसके रिसेप्टर होते हैं ना, वो बढ़ जाते हैं, मतलब जो टॉलरेंस होती है बॉडी की वो बढ़ जाती है, और उससे इंसान और ड्रग्स लेता रहता है, और तभी उसको लगता है कि वो एक नॉर्मल स्टेट में है। ओके, तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17, in your view what motivates youngsters to take alcohol or drugs and how can this be avoided? तो आपको क्या लगता है कि यंगस्टर्स को क्या चीज़ मोटिवेट करती होगी अल्कोहल और ड्रग्स लेने के लिए, और हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? तो अगर हम बात करें कि क्या चीज़ मोटिवेट करती होगी, तो उसमें ये है कि एक तो लोगों को लगता है कि देयर इज़ सम एडवेंचर, आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, आप बोल सकते हो एडवेंचर होना चाहिए लाइफ में, राइट? तो उस एडवेंचर के चक्कर में और एक्साइटमेंट के चक्कर में लोग ड्रग्स और अल्कोहल के मतलब यू कैन से वेब में फंस जाते हैं, ठीक है, जाल में फंस जाते हैं। दूसरा कि एक्सपेरिमेंट, एक बार लेके देखते हैं क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उसके बाद हम नहीं लेंगे। बट इनका जो आप वही बात है ना कि टॉलरेंस बॉडी की, एक बार आपने लिया आपकी बॉडी की टॉलरेंस बढ़ेगी और आप उसको बार बार लेना चाहोगे एक्सपेरिमेंट के चक्कर में, एक बार दो बार, और उसके बाद वो एक हैबिट डेवलप हो जाएगी। देन टू ओवरकम नेगेटिव इमोशंस, अब लाइफ अगर हम देखें, अगर आप बच्चों की लाइफ में हम देखें तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है, कंपटीशन है तो स्ट्रेस है, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेस फैमिली की तरफ से आता है, थोड़ा स्कूल की तरफ से आता है, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि ये मतलब हम डील नहीं कर पा रहे हैं, सो दे स्टार्ट टेकिंग दीज ड्रग्स और एल्कोहल्स, है ना। तो उससे उनको लगता है कि अब हम नॉर्मल हैं, अब ये जो हमारे नेगेटिव इमोशन है ना, जैसे स्ट्रेस है या हार्ट ब्रेक्स हैं, बहुत ही कॉमन है, हार्ट ब्रेक्स के केसेस में भी जो यंगस्टर्स हैं वो अल्कोहल और ड्रग्स का यूज़ करते हैं, वो उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। बट दीज आर वेरी टेम्परेरी थिंग्स आई कैन से, ठीक है। एग्ज़ाम देने हैं, पास होना है, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बहुत स्ट्रेस लेना है, ठीक है। हार्ट ब्रेक्स आर कॉमन, है ना, तो उसके लिए स्ट्रेस नहीं लेना है। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में, नेगेटिव इमोशंस को ओवरकम करने के चक्कर में, जैसे ड्रग और अल्कोहल जाते हैं, उनको लगता है कि अब सब ठीक है, सो दैट इज़ रॉन्ग। ओके, देन न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट एंड मूवीज़। अब अगर आप न्यूज़पेपर खोलो आपको ऐसी ही न्यूज़ देखने को मिलेगी, आप इंटरनेट खोलो आपको इससे रिलेटेड इतना सारा कुछ, इतना डेटा मिलेगा कि लोग फिर वही बात है एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। उसके बाद अगर मूवीज़ देखो तो मूवीज़ में भी आजकल यही दिखाया जा रहा है, इसकी वजह से यंगस्टर्स को लगता है कि कुछ तो अच्छी चीज़ है ना। इसीलिए पेरेंट्स बहुत सिलेक्टिव होते हैं अपने बच्चों को मूवीज़ दिखाने में, ठीक है। तो हमें भी मूवीज़ देखनी है, बट हमें ये सोचना है कि क्या सही है और क्या गलत है, और वो हमें बेस्ट कौन गाइड करेगा, हमारे पेरेंट्स। देन अनस्टेबल एंड अनसपोर्टिव फैमिली, कई बार ऐसा होता है कि फैमिलीज़ जो है वो अनस्टेबल होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं पेरेंट्स के बीच में या फिर सिबलिंग्स के बीच में प्रॉब्लम्स होती है। अगर आप से कोई ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे आप बहुत अच्छे नहीं हो पढ़ाई में, तो पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट कम रहता है कि तू अच्छे से नहीं पढ़ते, जो डांट पड़ती रहती है, ठीक है, मतलब देयर आर मेनी थिंग्स, राइट। तो उसके केस में भी बच्चे जो हैं वो अल्कोहल और ड्रग के रास्ते पे जाते हैं, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। दीज आर टेम्परेरी फेजेज ऑफ लाइफ, अगेन आई एम सेइंग दीज आर टेम्परेरी फेजेज ऑफ लाइफ, ये निकल जाएंगे, लेकिन इनको ओवरकम करने के लिए हमें किसी गलत डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर तो आजकल वही बात है कि बहुत ही कॉमन है, मतलब लोगों को लगता है कि मेरा फ्रेंड ले रहा है, कुछ नहीं हो रहा, देखना कितना इंटेलिजेंट भी है, कितना इन्जॉय कर रहा है अपनी लाइफ, कोई स्ट्रेस नहीं है। बट वो स्ट्रेस वो तभी तक है जब तक वो उसका असर है आपकी बॉडी पे, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। जैसे ही वो असर खत्म हुआ आपको और लेना चाहोगे, और उसके बाद क्या होगा, आदत पड़ जाएगी। और वो पीयर प्रेशर के चक्कर में कोई आपका फ्रेंड बोलेगा अरे ले, कुछ नहीं होता है, एक बार की बात है, नो, दैट इज़ रॉन्ग। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, जस्ट अप्रोच योर टीचर और योर पेरेंट्स, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। अब हम बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स की। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या आते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं दे मोटिवेट
एंड ट्राई टू इंक्रीज द विल पावर ऑफ द चाइल्ड। पेरेंट्स को अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए और उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि मेरे बच्चे की विल पावर इतनी स्ट्रांग हो कि ये काम मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है। वी आर जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट ड्रग एब्यूज और एल्कोहल कंजम्पशन, हम इन जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। समटाइम्स आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा ये चीज़ नहीं करनी है, ये अभी आपका टाइम नहीं है, ये गलत है, या जैसे एग्जाम्स हैं, ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये वाला तो मैं अपने फ्रेंड से पूछ लूँगा। आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं चीटिंग नहीं करनी, गलत बात है ना। तो आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको इतना इनकरेज कर सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं ताकि आपकी विल पावर जो है वो स्ट्रांग हो। उसके बाद पेरेंट्स शुड एजुकेट देयर चिल्ड्रन एंड अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ एल्कोहल। पेरेंट्स ही अपने बच्चों को बताते हैं तो हमें उनकी बात सुननी चाहिए कि एल्कोहल के बैड इफेक्ट्स क्या है। उसके बाद चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू डिवोट देयर एनर्जी इन एक्स्ट्रा करिकुलर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। योगा करो, गेम्स खेलो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, ठीक है, रनिंग जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ वो आजकल समर कैंप्स चले हैं, राइट, तो समर कैंप्स में जाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। और अगर आप अल्कोहल और ड्रग्स से बचे रहोगे तो आप ये सारी लाइफ की ये सारी चीज़ें इंजॉय करोगे। यू कैन नॉट बी बेस्ट इन एवरीथिंग बट यू कैन इंजॉय योर लाइफ, ठीक है, मतलब इंजॉय योर लाइफ इन द सेंस यू कैन गो एंड प्ले आउटडोर्स, यू कैन रीड बुक्स, यू कैन गो एंड एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, सो देयर आर वेराइटी ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। Then coming on to the last one, proper professional and medical help should be provided to a child if sudden symptoms of depression and frustration are observed। तो अगर आपको लगता है कि आप में डिप्रेशन आ रहा है या आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तो मेडिकल हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको भी आपको मेडिकल हेल्प के लिए लेके जाना चाहिए। अगर आपको ये सेम चीज़ लग रही है आपके किसी फ्रेंड में तो उसके बारे में भी आपको नहीं डील करना है, यू आर टू यंग टू हैंडल ऑल दोज थिंग्स, बट टेल योर पेरेंट, टेल योर टीचर, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। तो आई होप जितने भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में वो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, और जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।